हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज का हमारा टॉपिक है दबाव समूह और हित समूह। दबाव समूह और हित समूह आधुनिक लोकतंत्रीय शासन प्रणाली जहां होती है वहां राजनीतिक दलों के विकास में सहायता करते हैं। वहां अनेक दबाव समूहों का भी जन्म हुआ है। राजनीतिक दल सभी वर्गों के हितों का पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते हैं। इसीलिए आधुनिक शासन व्यवस्था में राजनीतिक दलों के अतिरिक्त अनेक ऐसे संगठनों और समूहों का विकास हुआ है जिनका सार्वजनिक नीति के निर्माण पर विशेष प्रभाव होता है। यह संगठन प्राय एक व्यवसाय के लोगों का एक गुट होता है जो अपने सदस्यों के हितों की रक्षा के लिए सरकार की नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते रहते हैं। इन गुटों की उत्पत्ति अमेरिका में हुई थी। सर्वप्रथम वहां राजनीति और सार्वजनिक जीवन में उन्हें महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ, परंतु अब इसका जो प्रभाव है वो लगभग सभी लोकतांत्रिक देशों में देखने को मिलता है। हित समूह या दबाव समूह एक ही होते हैं अगर प्रत्येक समाज में कृषक, पूंजीपति, भूमिपति, शिक्षक, सरकारी कर्मचारी, मजदूर और अन्य व्यवसायियों के विभिन्न प्रकार के हित पाए जाते हैं। जब एक ही प्रकार का हित रखने वाले लोग कोई संगठित रूप धारण कर लेते हैं तो उसे हित समूह कहा जाता है। और जब कोई हित समूह अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सरकार से सहायता प्राप्त करना चाहता है और विधानमंडल के सदस्यों को इस प्रकार से प्रभावित करने का प्रयास करता है कि वे सामान्य कानून का निर्माण या उसमें संशोधन करते समय उनके हितों को ध्यान में रखें, तो वह दबाव समूह कहलाता है। एक दबाव समूह उन लोगों का समूह होता है जो अपने सामान्य हितों को बढ़ावा देने और बचाव के लिए सक्रिय रूप से संगठित होते हैं। इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सरकार पर दबाव डालकर सार्वजनिक नीति में बदलाव लाने का प्रयास करता है। यह सरकार और उसके सदस्यों के बीच एक संपर्क के रूप में भी कार्य करता है। दबाव समूह को हित समूह या निहित समूह भी कहा जाता है। वे राजनीतिक दलों से अलग हैं क्योंकि वे न तो चुनाव लड़ते हैं और न ही राजनीतिक सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। वे विशिष्ट कार्यक्रमों और मुद्दों से संबंधित हैं और उनकी गतिविधियां सरकार को प्रभावित करके अपने सदस्यों के हितों की सुरक्षा और संवर्धन तक ही सीमित है। दबाव समूह सरकार में नीति निर्माण और नीति कार्यान्वित को कानूनी और वैध तरीकों से लॉबिंग, पत्राचार, प्रचार प्रसार, याचिका, सार्वजनिक बहस, अपने विधायकों के साथ संपर्क बनाए रखने आदि के माध्यमों से प्रभावित करते हैं। दबाव समूहों द्वारा कौन कौन सी जो तकनीकें काम में ली जाती हैं वो हैं चुनाव प्रचार। सार्वजनिक कार्यालयों में ऐसे व्यक्तियों को रखना जो संबंधित दबाव समूह द्वारा प्रचारित हितों के अनुकूल हों। पैरवी करना सार्वजनिक अधिकारियों को, चाहे वे शुरू में उनके प्रति अनुकूल व्यवहार करें या ना करें, उन नीतियों को अपनाने और लागू करने के लिए जो उन्हें लगता है कि उनके हितों के लिए सबसे अधिक फायदेमंद साबित होंगी। प्रचार प्रसार जनता की राय को प्रभावित करना और इस तरह सरकार पर अप्रत्यक्ष प्रभाव प्राप्त करना, क्योंकि लोकतंत्र में सरकार जनता की राय से काफ़ी हद तक प्रभावित होती है। दबाव समूह के लक्षण। कुछ हितों के आधार पर प्रत्येक दबाव समूह कुछ हितों को ध्यान में रखते हुए खुद को संगठित करता है और इस प्रकार राजनीतिक व्यवस्था में सत्ता की संरचना को अपनाने का प्रयास करता है। आधुनिक और पारंपरिक साधनों का उपयोग। वे राजनीतिक दलों के वित्त पोषण, चुनाव के समय अपने करीबी उम्मीदवारों को प्रायोजित करने और नौकरशाही को भी संतुष्ट रखने जैसी तकनीकों को अपनाते हैं। उनके पारंपरिक साधनों में उनके हितों को बढ़ावा देने के लिए जाति, पंथ, धार्मिक भावनाओं का शोषण शामिल होता है। संसाधनों पर बढ़ते दबाव और मांगों के परिणाम स्वरूप समाज के विभिन्न प्रतिस्पर्धी वर्गों के संसाधनों पर दावों और प्रतिदावों की कमी दबाव समूह के उदय की ओर ले जाती है। राजनीतिक दलों की अपर्याप्तता। दबाव समूह मुख्य रूप से राजनीतिक दलों की अपर्याप्तता का परिणाम होते हैं। कहने का अर्थ यह होता है कि कई बार राजनीतिक दल जनता की इच्छा अनुसार कार्य नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में ये दबाव समूह कार्य करते हैं। बदलती चेतना का प्रतिनिधित्व।
जैसे कि खाद्य उत्पादन या औद्योगिक वस्तुओं में वृद्धि से व्यक्तियों और समूहों के दुनिया को देखने के तरीके में बदलाव आता है। उत्पादन में ठहराव भाग्यवाद की ओर ले जाता है, लेकिन उत्पादन में वृद्धि से मांग, विरोध और नए दबाव समूहों का गठन होता है। दबाव समूहों के प्रकार। संस्थागत हित समूह। ये समूह औपचारिक रूप से संगठित होते हैं, जिनमें पेशेवर रूप से नियोजित व्यक्ति शामिल होते हैं। वे सरकारी तंत्र का हिस्सा हैं और अपना प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं। इन समूहों में राजनीतिक दल, विधायिका, सेना, नौकरशाही आदि शामिल हैं। जब भी ऐसा कोई संघ विरोध करता है तो वह संवैधानिक तरीकों से और नियमों और उपनियमों के अनुसार कार्य करता है। जैसे कि ऐसे दबाव समूहों में IAS एसोसिएशन, IPS एसोसिएशन, राज्य सिविल सेवा संघ आदि शामिल हैं। साहचर्य हित समूह। ये संगठित विशेषीकृत समूह होते हैं जो रुचि व्यक्त करने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन सीमित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ही ये होते हैं। इनमें ट्रेड यूनियन, व्यवसायियों और उद्योगपतियों के संगठन और नागरिक समूह शामिल हैं। भारत में एसोसिएशनल इंस्टेट ग्रुप के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स आदि। एनोमिक इंटरेस्ट ग्रुप्स। एनोमिक प्रेशर ग्रुप से हमारा मतलब समाज से सामाजिक व्यवस्था में कमोवेश एक ऐसे सहज सफलता से है, जैसे कि जो दंगे, फसाद, हत्याओं आदि से संबंधित रहते हैं। गैर सहयोगी हित समूह। ये रिश्तेदारी, वंश समूह और जातीय क्षेत्रीय हित स्थिति वर्ग समूह हैं, जो व्यक्तियों, परिवारों और धार्मिक प्रमुखों के आधार पर हितों को स्पष्ट करते हैं। इन समूहों की अनौपचारिक संरचना होती है। इनमें जाति समूह, भाषा समूह आदि शामिल हैं। भारत में जो दबाव समूह कार्य कर रहे हैं, उनमें कुछ दबाव समूह इस प्रकार हैं, जैसे कि व्यापार समूह। व्यापार समूह में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ट्रेड यूनियन में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, हिंदू मजदूर सभा, भारतीय मजदूर संघ आदि। व्यावसायिक समूहों में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज टीचर्स। कृषि समूहों में अखिल भारतीय किसान सभा, भारतीय किसान संघ आदि। छात्र संगठन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, अखिल भारतीय छात्र संघ, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ आदि शामिल होते हैं। धार्मिक समूहों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, जमात इस्लामी आदि। जाति समूह में हरिजन सेवक संघ, नादर जाति संघ आदि। भाषाई समूह में तमिल संघ, आंध्र महासभा। जनजातीय समूह में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, ट्राइबल नेशनल वॉलंटियर्स त्रिपुरा में, यूनाइटेड मिजोरम फेडरेशन, ट्राइबल लीग ऑफ असम। विचारधारा आधारित समूह है नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, महिला अधिकार संगठन, भ्रष्टाचार के खिलाफ भारत। और परमाणु समूह में नक्सली समूह, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट और असम दल खालसा आदि हैं। दबाव समूह के कार्य और भूमिका। दबाव समूह क्या क्या कार्य करते हैं, क्या उनकी भूमिका है, जैसे कि सबसे पहले है रुचियों की अभिव्यक्ति। दबाव समूह लोगों की मांगों और ज़रूरतों को निर्णय लेने वाले वालों के ध्यान में लाते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा लोगों के दावों को ठोस और स्पष्ट किया जाता है, रुचि अभिव्यक्त कहलाती है। राजनीतिक समाजीकरण के एजेंट। दबाव समूह राजनीतिक समाजीकरण के एजेंट होते हैं, जहाँ तक वे राजनीतिक प्रक्रिया के प्रति लोगों के उन्मुखीकरण को प्रभावित करते हैं। ये दबाव समूह लोगों और सरकार के बीच दो तरफा संचार लिंक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दबाव समूह विधायी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, न केवल हितों की अभिव्यक्ति के महत्वपूर्ण ढांचे के रूप में हैं, बल्कि सरकार के कानूनों और नीतियों में भी वांछित कानूनों और संशोधनों को हासिल करने के लिए विधायकों के साथ पैरवी करने वाले सक्रिय एजेंसी के रूप में भी कार्य करते हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों के चुनाव घोषणा पत्र
तैयार करने से लेकर विधायकों द्वारा कानून पारित करने तक दबाव समूह नियम बनाने की प्रक्रिया से जुड़े रहते हैं। दबाव समूह और प्रशासन। दबाव समूह प्रशासन की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। नौकरशाही के साथ पैरवी करके दबाव समूह आमतौर पर नीति कार्यान्वयन की प्रक्रिया को प्रभावित करने की स्थिति में होते हैं। न्यायिक प्रशासन में भूमिका। दबाव समूह अपने हितों की रक्षा और सुरक्षा के लिए न्यायिक प्रणाली का उपयोग करने का प्रयास करते हैं। हित समूह अक्सर सरकार के खिलाफ अपनी शिकायतों के निवारण के साथ साथ किसी विशेष निर्णय या नीति को असंवैधानिक घोषित करने के लिए अदालत तक पहुंच की मांग करते हैं। दबाव समूह जनमत के निर्माण में भी अग्रणीय भूमिका निभाते हैं। प्रत्येक दबाव समूह लगातार ऐसे सभी कानूनों, नियमों, निर्णयों और नीतियों का मूल्यांकन करने में लगा रहता है जिनका प्रतिनिधित्व करने वाले हितों पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। यह न केवल अपने सदस्यों के सामने बल्कि आम जनता के सामने भी लोकप्रिय समर्थन प्राप्त करने के साथ साथ सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए पेशेवरों और विपक्षों को हमेशा रखता है। वे सूचना अभियान चलाकर, बैठकें आयोजित करके, याचिका दायर करके आदि अपने लक्ष्यों और अपनी गतिविधियों के लिए जनता का समर्थन और सहानुभूति हासिल करने का प्रयास करते हैं। इनमें से अधिकांश समूह इन मुद्दों पर ध्यान देने के लिए मीडिया को प्रभावित करने का भी प्रयास करते हैं। दबाव समूह सरकार की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करते हैं। मुक्त समाज में निर्णय लेने के लिए प्रभावित समूहों के साथ परामर्श, तर्कसंगत तरीका, यह निर्णय लेने की प्रक्रिया की गुणवत्ता को बढ़ाकर सरकार की ओर अधिक कुशल बनाते हैं। इन समूहों द्वारा प्रदान की गई जानकारी और सलाह सरकारी नीति और कानून की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करती है। उदार लोकतंत्र के प्रभावी कामकाज के लिए स्वतंत्र रूप से संचालित दबाव समूह आवश्यक हैं। वे सरकार और समाज के बीच एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ संस्थान के रूप में कार्य करते हैं। वे राजनीतिक सत्ता के फैलाव में सहायता करते हैं। वे शक्ति की एकाग्रता को संतुलित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन सब के बावजूद भी दबाव समूहों में कुछ कमियां रह जाती हैं, जैसे कि संकीर्ण स्वार्थ सिद्ध। पश्चिम के विकसित देशों में दबाव समूहों के विपरीत, जहां ये हमेशा भारत में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हितों आदि की रक्षा के लिए संगठित होते हैं, ये समूह धार्मिक, क्षेत्रीय और जातीय मुद्दों के आसपास ही संगठित होते हैं। कई बार जाति और धर्म के कारक सामाजिक आर्थिक हितों को ग्रहण करते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि राजनीतिक प्रशासनिक प्रक्रिया में उपयोगी उद्देश्य की पूर्ति करने की बजाय वे संकीर्ण स्वार्थों के लिए काम करने के लिए भी कम हो जाते हैं। साथ ही सत्ता का दुरुपयोग होता है। राजनीतिक प्रक्रिया पर दबाव बनाने वाले समूहों की बजाय वे राजनीतिक हितों की रक्षा के लिए साधन मात्र बन जाते हैं। अस्थिरता। दबाव समूह में अस्थिरता की भी कमी होती है। दबाव समूहों का स्वायत्तता का अस्तित्व नहीं होता। वे अस्थिर होते हैं और प्रतिबद्धता की उनमें कमी होती है। उनकी वफादारी राजनीतिक परिस्थितियों के साथ बदल जाती है, जिससे सामान्य कल्याण को खतरा उत्पन्न होता है। कई बार हिंसा जैसे असंवैधानिक साधनों का सहारा लिया जाता है। 1967 में पश्चिमी बंगाल में शुरू हुआ नक्सली आंदोलन एक ऐसा ही उदाहरण है। अतिवाद का प्रचार। दबाव समूह अनिर्वाचित चरमपंथी अल्पसंख्यक समूहों से सरकार पर बहुत अधिक प्रभाव की अनुमति दे सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अलोकप्रिय परिणाम हो सकते हैं। दबाव समूह के बारे में इतना पढ़ने के बाद हमें दबाव समूह के बारे में कह सकते हैं कि दबाव समूह को अब लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक अनिवार्य और सहायक तत्व माना जाता है। समाज अत्यधिक जटिल हो गया है और व्यक्ति अपने स्वयं के हितों का पीछा नहीं कर सकते हैं। अधिक सौदेबाजी की शक्ति हासिल करने के लिए उन्हें अन्य साथियों के समर्थन की आवश्यकता होती है। यह सामान्य हितों पर आधारित दबाव समूहों को जन्म देता है। लोकतांत्रिक राजनीति को
परामर्श के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से राजनीति करना पड़ता है और कुछ मात्रा में सौदेबाजी भी शामिल होती है। इस प्रकार सरकार के नीति निर्माण और कार्यान्वयन के समय इन संगठित समूहों से परामर्श बहुत आवश्यक है। भारत में दबाव समूह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे आज भारत में केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति बढ़ रही है, अधिकांश शक्तियां केंद्रीय सरकार के हाथों में केंद्रित होती जा रही हैं। दबाव समूह अपने साधनों द्वारा सरकार की निरंकुशता को रोकते हैं ताकि वह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न कर सके। भारत में दबाव समूह व्यक्ति और सरकार के मध्य संचार के साधन के रूप में कार्य करते हैं। वे व्यक्तिगत हितों का राष्ट्रीय हितों के साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं। कुछ विचारकों ने दबाव समूहों को गैर सरकारी संचार सूत्र भी कहा है। इसी के साथ हमारे दबाव समूह का ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है।